एनिमे फैंस तुम्हें हर तरीके के मिल जाएंगे, काफी ज्यादा अच्छे और बुरे भी। एंड ये है वो आइसबर्ग जिसमें मैंने तुम्हें आज तक के सबसे साइको एनिमे फैंस बताए हैं। फिर चाहे मास मर्डरर हो, एनिमल अब्यूजर हो, छोटी बच्चियों को मैनिपुलेट करने वाला है, या फिर एक स्ट्रेट अप साइको जो एक मांगा से इंस्पायर होकर अपनी खुद की डेथ प्लान करता है। इस वीडियो की रिसर्च में मुझे ऐसे नमूने मिले जिन्होंने सिर्फ हॉरिफिक चीजें करी थी, जो कि इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि तुम इस वीडियो की एंड तक गेस ही नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। और अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि ये आइसबर्ग चार्ट क्या होता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आइसबर्ग को हम लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ कम डरावनी चीजें होती हैं, पर जैसे ही हम आखिरी लेवल पर पहुँचते हैं तो सारी हदें पार हो जाती है। तो इसकी शुरुआत होती है टिप ऑफ द आइसबर्ग से। मैथ्यू दरअसल एक 27 साल का कॉस्प्लेयर था जिसे एक लड़की रिजेक्ट कर देती है। देन फिर वो उसके साथ काफी बुरा करता है। जब वो 2013 में एक यूट्यूब सीरीज आर्मोर्ड रेंजर में येलो रेंजर का रोल प्ले करता है, तब वो वहाँ मिलता है जूलिया मोरेनो से, जो भी उस सीरीज में पिंक रेंजर का रोल प्ले कर रही थी, जिसे देखते ही मैथ्यू को उससे प्यार हो जाता है। तो वो उसे कुछ दिनों में प्रपोज भी कर देता है, लेकिन जूलिया उसे ये बोलकर मना कर देती है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ है। बट फिर भी ये गोजू समझता नहीं है और वो उसे बार बार कई सारे गिफ्ट भेजता है, वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ, कि शायद वो उसे पढ़कर इम्प्रेस हो जाए। लेकिन होता इसका उल्टा है। इन सब से परेशान होकर जूलिया इस सीरीज को ही छोड़ देती है। पर फिर भी मैथ्यू उसे लगातार इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टॉक करता रहता है। यहाँ 2019 में जब जूलिया अपने सोशल मीडिया पर बताती है कि वो लॉस एंजलिस के एक एनिमे इवेंट में जा रही है, तो मैथ्यू भी वहाँ पहुँच जाता है। और शुक्र इस बोंदू ने जूलिया की जगह उसकी कार को अपना टारगेट बनाया। तुम सीसीटीवी में देख ही सकते हो। सबसे पहले ये सिगरेट पीने का नाटक करता है, जिसके बाद वो एक कार के पास जाता है और उसमें आग लगा देता है, जिससे वो कार तो जलती ही है, लेकिन उसके आसपास की 7 और कार्स भी जल जाती है। और जब सब मिलकर इस फुटेज को देखते हैं आखिर ये किसने किया, तो जूलिया मैथ्यू को पहचान जाती है, जिसके बाद मैथ्यू को लगभग 5 साल की सजा हो जाती है। कोइचिरो जो कि प्रोड्यूसर है सुजुमे और यूएनएम जैसी मूवीज का, इसे फरवरी 2024 को जापानीज पुलिस टोक्यो से गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि ये माइनर गर्ल्स को ऑनलाइन फोर्स करता था उन्हें अपनी वीडियोस और फोटोज भेजने के लिए, जिसके बदले में ये उन्हें 12 से 13,000 येन भी देता था, जो कि इंडियन रुपीज में 7 से 8,000 के आसपास है। वेल मैं तुम्हें बता दूं, ये कभी पकड़ा भी नहीं जाता अगर पुलिस सेम इसी टाइप के एक दूसरे केस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, क्योंकि इसी केस में कोइचिरो का भी नाम आता है। और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो कोइचिरो पुलिस को सब कुछ बता देता है, कैसे उसने पिछले 10 साल में 100 से भी ज्यादा अंडर एज गर्ल्स को अपना टारगेट बनाया, यहाँ तक कि उसने एक 15 साल की लड़की को फिजिकली असोल्ट भी किया। और ये सारे प्रूफ्स मिले कोइचिरो के मोबाइल एंड कंप्यूटर से, जिसके बाद इसे 4 साल की सजा मिलती है, जो कि सुनने में तुम्हें कम लग सकती है, क्योंकि कोइचिरो ने ज्यादातर विक्टिम्स के साथ कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लिया था, जिससे अब कोइचिरो को जेल भी नहीं होने वाली थी। बट कोर्ट डिसाइड करता है कि इससे सोसाइटी पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उसे 4 साल की सजा सुनाते हैं। हाँ, इससे सुजुमे और यूएनएम पर भी काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मकोतो शिंकाई जो इन मूवीज के डायरेक्टर भी हैं, वो पब्लिकली आकर सबसे माफी मांगते हैं, जबकि उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं था। पर कैट ओनली फैंस, जिसे रेडिट पर एक एनिमे फैन शेयर करती है, कैसे उसने अपनी कैट को मेड इन अबीस की एक कैरेक्टर पुरुषका की कॉस्ट्यूम पहनाई है, और थोड़े से टचअप करने के बाद जैसे कि पैंट और हार्नेस डालकर उसने अपना ओनली फैंस वाला सेटअप रेडी कर दिया। और फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, जहाँ वो लड़की इस कैट पर भी अपने सारे टॉयज यूज करती है। एंड यही चीज वो बाद में आकर रेडिट पर बताती है, कैसे उसे ये सब करने में कितना मजा आया। और जब लोग उससे कहते हैं कि उसे अपनी मासूम सी कैट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो उसका एक सिंपल आंसर देती है कि ये मेरी कैट है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ। जिसके बाद इस पोस्ट पर कई सारे लोग रिपोर्ट करते हैं, और फाइनली इस पोस्ट के डिलीट होने के साथ वो सब रेडिट भी बैन हो जाता है। एंड आई प्रोमिस, ये एक लौता रेडिट केस था जिसे मैंने इस आइसबर्ग में रखा है। आगे तुम्हें फिर से वैसे ही केसेस मिलने वाले हैं। तो बात दरअसल जनवरी 2024 की है, जब टिकटॉक पर एक अजूली नाम की नमूनी अपने अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करती है, जिसमें वो तोजी वर्सेस गोजो के फाइट के एक सीन को रिक्रिएट करती है, जहाँ ये पगलेट अपने यूज्ड टेम्पोन को, जिसमें उसका बॉडी फ्लूइड भी था, उससे वो गोजो के फिगर को नहला देती है। ठीक ऐसी हालत हो गई थी गोजो की जब वो तोजी से लड़ा था, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा घिनौना था। I mean, उसने ये क्या सोच कर किया और इसे टिकटॉक पर डालने की क्या जरूरत थी, जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हो जाता है और सारे लोग इस पर बात करते हैं। Wait, what is he squeezing? Oh God, no! No, no!
और शॉक कंटेंट होने की वजह से टिकटॉक इस लड़की के अकाउंट को बैन कर देता है और बाकी के सोशल मीडियाज भी इस वीडियो को जितना हो सके उतना हटाने की कोशिश करते हैं। बट अभी भी तुम्हें ये वीडियो इंटरनेट पर देखने को मिल जाएगा, जिसे देखने के लिए मैं तो तुम्हें नहीं कहूँगा। तो अब हम आ चुके हैं आइसबर्ग के लेवल 2 पर। वियतनाम बुचर। इस केस में जो बंदा नवेन स्वान था उसे तुम सबसे बड़ा साइको एनिमे फैन कह सकते हो, क्योंकि ये एक मांगा से इंस्पायर होकर अपनी डेथ प्लान करता है, वो भी सबसे हॉरिफिक तरीके से। नवेन सबसे पहले इंटरनेट पर एक बंदे को ढूंढता है जो उसका सर कर सके। हाँ, ये इस बंदे की फैंटेसी है और पता नहीं कैसे इसे एक आदमी भी मिल जाता है जो कि उसका ये काम करने के लिए तैयार था। डुआन वन संग, जो कि 57 इयर्स का एक आदमी था एंड वो वियतनाम गवर्नमेंट के मार्केटिंग मैनेजमेंट ब्यूरो का एक ऑफिसर भी था। जिसके बाद दोनों मिलकर एक डेट डिसाइड करते हैं जो होती है जनवरी 25, 2025। इस दिन डुआन नवेन को अपने ऑफिस ले जाता है जहां उसने पहले से ही एक बड़ा कटिंग बोर्ड रखा होता है, जिस पर बाद में नवेन अपने सर को रखता है और फिर अपने सामान को चेक करता है। फिर जैसे ही वो फाइनल स्टेज पर आता है जब उसे चरम सुख मिलने वाला था, डुआन एक नाइफ से उसका काम तमाम कर देता है एंड ये सब करने के लिए अगेन नवेन ने ही उससे कहा था और ये भी वो इसे रिकॉर्ड भी करे, जिसमें डुआन कैनिबलिज्म भी करता हुआ दिखता है और यही रिकॉर्डेड वीडियो वो बाद में डार्क वेब पर सेल कर देता है, जहां से ये लीक होकर पूरे वियतनाम में फैल जाती है और डुआन पकड़ा जाता है, जहां वो पुलिस को सब कुछ बता देता है। ये सब नवेन की मर्जी से ही हुआ है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को नवेन के घर से डार्क मांगास मिलती है, जिसमें से एक थी एप्लीकेशन फॉर डेथ, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले से ही बता चुका हूँ अपने डिस्टर्बिंग मांगा आइसबर्ग के फाइनल पार्ट में, जहाँ ये मांगा सबसे लास्ट में थी। हम इसकी स्टोरी में कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो सेम यही चीज करते हैं। सबसे पहले वो चरम सुख पर जाते हैं और उसी टाइम वो अपना काम तमाम करवा देते हैं। तो इससे पुलिस को और तुम्हें भी समझ में आ गया होगा नवेन को ये सब करने का आइडिया कहाँ से मिला था। I mean, जब मैं इस मांगा को पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था आखिर ऐसा रियल में कौन ही कर सकता है, और आज देख भी लिया। तो ये गधा था तत्सुया इचिहाशी, जो कि पहले एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी मांगा पढ़ना एक हॉबी थी, लेकिन बाद में जाकर वो एक किलर बन गया। मतलब कि उसकी हॉबी कुछ ज्यादा ही जल्दी चेंज हो गई। तत्सुया दरअसल एक ब्रिटिश इंग्लिश टीचर जिसका नाम लिंडसे हावकर था, उसके पास जाकर बताता है कि उसे इंग्लिश सीखनी है क्योंकि उसे दूसरी कंट्री में जाकर काम करना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो ये दोनों हमेशा एक कॉफी शॉप पर मिला करते थे जहाँ लिंडसे उसकी इंग्लिश क्लासेस लेती थी, बट बाद में जाकर तत्सुया एक बहाना बनाता है कि उस पे पैसों की अब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब वो कॉफी शॉप के बिल को पे नहीं कर पाएगा। तो अब वो आगे से सारी क्लासेस अपने अपार्टमेंट में लेना चाहता है, जहां वो लिंडसे को सबसे पहले बेरहमी से पीटता है, उसका करता है एंड लास्ट में उसकी गर्दन तोड़कर उसकी जान ले लेता है, और बाद में वो उसी अपार्टमेंट के बाथ टब में लिंडसे की बॉडी पर रेत डाल देता है, फिर वहां से भाग जाता है। तत्सुया के पकड़े जाने पर जापानीज पुलिस भी उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि तत्सुया ने खुद से अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की होती है। यहाँ वो सबसे पहले एक सीजर को लेकर अपने नीचे वाले होठ को काटता है एंड ये काम भी इससे ढंग से नहीं हो पाता है, तो वो होठ आधा ही कटता है, जिसे कुछ दिन बाद ये एक पब्लिक वॉशरूम में पूरा काटता है। यहीं पर ये खुद से अपनी नोज सर्जरी भी करता है, लिटरली एक सुई और धागे से। एंड अब तुम देख ही सकते हो पहले ये कैसा दिखता था और अब कैसा लग रहा है। कोई देखकर ये बता ही नहीं सकता कि ये दोनों एक सेम पर्सन है, बट फिर भी पुलिस इसे एक सर्जन के यहाँ से पकड़ लेती है, जहाँ वो एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ले रहा होता है, लेकिन उससे पहले पुलिस उसकी ले लेती है। तो जब ये केस बाहर आया, जापानीज मीडिया इसे एक मांगा ऑब्सेस्ड लूनर बोलने लगी, क्योंकि तत्सुया के घर से हंड्रेड्स ऑफ मांगास मिली, वो भी एच वाली। एंड बाद में ये भी पता चला ये लिंडसे को इम्प्रेस करता था उसका मांगा स्टाइल में एक स्केच बनाकर, और जब तत्सुया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में था वहाँ ये एक बुक लिखता है अनटिल आई वॉज अरेस्टेड, जिसमें वो अपनी सारी करतूतें लिखता है, और आगे चलकर इसी पर एक मूवी भी बनती है एंड तत्सुया काइंड ऑफ फेमस भी हो जाता है, जो कि गलत है। तो इलिच गार्डोला, जो कि पहले यूएसए में एक एनिमे वॉइस एक्टर था, जिसने वन पीस, गिंतामा जैसे शोज में कैरेक्टर्स को डब किया है, और साथ ही ये बच्चों को ड्रामा भी सिखाता था, जिसमें से एक अंडर एज लड़की के साथ ये रिलेशनशिप में था, वो भी फिजिकल वाली। तब वो लड़की कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 15 से 16 साल की ही थी, और इलिच 41 इयर्स का एक आदमी था। मतलब कि ये अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ हर दूसरे या तीसरे दिन ये होटल के किसी रूम में होता था। What the fuck?
और जब ये बात पुलिस को पता चलती है और इस लड़की से वो पूछताछ करते हैं तो वो लड़की बता देती है वो इस आदमी से सच्चा वाला प्यार करती है। इस पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बट फिर भी पुलिस को यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है, मे बी इलिच इसे डरा रहा होगा। तो वो इन दोनों के कॉल रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं, जिसमें से एक रिकॉर्डिंग में वो लड़की इलिच को बता रही होती है उससे कितना ज्यादा मजा आता है जब वो बेड पर होते हैं। और बाद में पुलिस को ये भी पता चलता है कि इन दोनों की शादी भी हो गई है। एंड अब तुम्हें ये सुनकर शौक मिलने वाला है, इन दोनों की शादी किसी और ने नहीं, उस लड़की की माँ ने ही करवाई होती है, जो बाद में इलिच को कोर्ट से भी बचा लेती है। जब पुलिस उस पर पॉस्को एक्ट की तरह चार्जेस लगा रही होती है तब ये माँ बेटी बोल देती है ये सब उनकी मर्जी से हुआ है, तो पुलिस भी इन्हें खुशी खुशी साथ ही साथ निभाने देती है। बाय द वे ये वीडियो बस यहीं तक थी। मुझे पता है अभी भी इसके 2 लेवल्स बाकी हैं जिसमें काफी कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से यूट्यूब मेरे लगा भी सकता है। इसलिए तुम इस वीडियो को काफी ज्यादा हाइप और लाइक कर दो ताकि मुझे रिस्क लेने का मोटिवेशन मिले। बाकी तुम्हें ये दोनों वीडियो दिख ही रही है, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।